हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग क्लास 12th के वर्मा गैस से 2026 में जो न्यू आया हुआ है वर्मा गैस, उसमें हम लोग फिजिक्स का क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। और गारंटी मैं आपको देता हूँ, गारंटी कि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद हर एक चैप्टर का, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी, आपको हर एक चैप्टर का इसी चैनल पर हर दिन वीडियोस देखने को मिलेगा। और आप सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। ये है, मार्केट में आ गया है वर्मा गैस, न्यू 2026 का है। आप लोग भी इसको परचेस कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा काम का है। ठीक, हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो चलो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, आवेशों का क्वांटिमीकरण क्या होता है? आवेशों का क्वांटिमीकरण होता क्या है? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि किसी पिंड का न्यूनतम आवेश, यानी कि कोई भी वस्तु है उसमें कम से कम आवेश जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अतः किसी पिंड पर आवेश, इस आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। क्या होता है? पूर्णांक गुणक। इसको मतलब जो है इंटीजर मल्टीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर मल्टीपल। आवेश के इसी गुण को क्वांटिमीकरण कहते हैं। इसी गुण को क्या बोला जाता है? आवेशों का क्वांटिमीकरण बोलता है। इसका फॉर्मूला क्या है? Q = ±NE। Q = ±NE, जहां पर n बराबर आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आवेशों का क्वांटिमीकरण। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया? अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है फिर 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है? यदि आवेशों को घेरने वाली गॉसीय सतह की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी गॉस थ्योरम है, उसमें जो गॉसियन सरफेस के विषय में आपने पढ़ा था, उस गॉसीय सतह का अगर त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो क्या गॉसीय सतह से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह कैसे बदल जाता है? तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सुन लो, आज कान खोल करके सुन लो मेरी बात को, कि गॉसियन सरफेस चाहे कैसा भी हो, गॉसियन सरफेस यानी कि गॉसीय सतह कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो किसी भी आकार का हो, उससे फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उससे कोई फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या विद्युत प्रवाह जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे वही लिखा है कि गोले की त्रिज्या बदलने पर गॉसीय सतह से विद्युत प्रवाह समान रहता, बदलता नहीं है। ठीक, अब चलते हैं अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे 8 नंबर भी इम्पोर्टेंट ही है। डाइपोल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो किस अभिविन्यास में एक समान विद्युत क्षेत्र में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया द्विध्रुव जो डाइपोल है, उसमें 2 कंडीशन है। पहला कि स्थिर कब होगा, दूसरा अस्थिर संतुलन में कब होता है, ये बताना है। देखो स्थिर कब होगा? जब हम लोग जो है एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर जब हम लोग रखेंगे द्विध्रुव को, तब जो है वो स्थिर रहेगा। अगर हम उसको उसके प्रति समांतर कर दें, अगर उल्टा करके हम उसको रख दें, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। वही लिखा हुआ है। स्थिर संतुलन के लिए यानी स्टेबल रहने के लिए एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाता है। कैसे? समांतर। और अस्थिर संतुलन, अनस्टेबल के लिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर रखा जाता है। कैसा रखा जाता है? प्रति समांतर। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। समांतर मतलब 0 डिग्री कोण पे रखा जाएगा, प्रति समांतर मतलब 180 की डिग्री। कितना? 180 डिग्री। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं आगे। देखो 9 नंबर क्या है कि किसी चालक के अंदर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होना चाहिए? देखो कोई भी चालक है, अगर वो स्थिर रेस्ट में है ना, रेस्ट स्टेट में क्या होता है, जो भी आवेश होता है, अगर प्लस आवेश है तो, या माइनस कोई भी एक प्रकृति का आवेश है, तो होता क्या है, वो जो पूरा आवेश है उसके सतह पर जाकर के जमा हो जाता है। कहाँ पे? सतह पर। वही चीज़ लिखा हुआ है कि किसी, ये मुख्य बात यह है कि चार्ज यानी आवेश की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति मतलब कि
जो कंडक्टर है उसके भीतर में आवेश नहीं, उसकी सतह पर, तो भीतर तो आवेश है नहीं, इसीलिए बोल रहा अनुपस्थिति के कारण कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य होता है ना, यहाँ पे शून्य होना चाहिए ये भी बोल रहा है। स्थिर स्थिति में आवेश केवल सतह पर ही होता है, वही चीज़ मैंने आपको बताया कि आवेश जो है उस चालक के सतह पर जमा हो जाता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक। देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक आवेश Q को भुजा I के घन के केंद्र पर रखा गया है। एक घन है I भुजा वाला एक घन है, उसके केंद्र पर एक Q आवेश को रखा गया है। घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह क्या होगा, यानी कि फ्लक्स पूछ रहा है कि कितना होगा। देखो घन जो है, घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6। कितने? 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक। घन जो है, घन के बीच में सेंटर पे एक Q आवेश है, तो किसी भी 3D सरफेस से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो होता है Q/ε0 ना, यानी कि पूरे घन से जो है Q/ε0 फ्लक्स गुजरेगा। अब कह रहा है कि किसी एक से बताओ, किसी एक से मतलब प्रत्येक बोल रहा है तो हर एक से बताओ कितना, तो 6 पृष्ठ है तो उससे Q/ε0, तो एक पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो 6 से भाग दे देंगे, तो वही है Q/ε0 को 6 से भाग दे दिया, तो घन के प्रत्येक पृष्ठ से विद्युत प्रवाह कितना निकल रहा है? Q/6ε0। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। 12 नंबर क्या कह रहा है कि विश्राम अवस्था में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PYQ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। विश्राम अवस्था में दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले विद्युत बल का नाम क्या है, यानी कि रेस्ट स्टेट में जब दो चार्ज रखा गया है उनके बीच में कोई फोर्स लगता है तो उस फोर्स का नाम बताओ। तो उस फोर्स का नाम है स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, जिसको हम लोग कुलाम के नियम से कुलाम का बल भी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं उसको। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? चलो अब वही 13 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग आगे डिस्कशन कर लिए थे, फिर एक बार देख लेते हैं इसको। कि कह रहा है कि गोलाकार गॉसियन सतह से घिरे एक बिंदु आवेश, कोई एक टेस्ट चार्ज है, वो जो है गॉसियन सरफेस के अंदर है। कह रहा है उसके कारण विद्युत प्रवाह उसकी त्रिज्या बढ़ाने पर कैसे प्रभावित होता है। अगर गॉसियन सरफेस का हम लोग रेडियस यानी त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो क्या जो है उससे जो फ्लक्स निकल रहा था उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुछ नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया ना, बोले थे ना कि कान खोल करके सुन लो। गॉसियन सरफेस कैसा भी हो, शेप साइज में कैसा भी हो, उसका त्रिज्या बढ़ाए चाहे घटाए कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। वही चीज लिखा हुआ है, गोलाकार गॉसियन सतह से घिरे एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत प्रवाह इसकी त्रिज्या बढ़ने पर अप्रभावित रहता है, बदलता नहीं है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्या किसी पिंड के आवेशित होने पर उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। मतलब कोई भी वस्तु है अगर वो आवेशित हुआ यानी उस पर चार्ज हम लोग दिए तो क्या उसका द्रव्यमान में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखो मान के चलो ये वस्तु है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में चला गया, ठीक, तो ये प्लस आवेशित हो गया, ये माइनस यानी ये धनावेशित हो गया, ऋणावेशित। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित हो जाता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो ऋणावेशित हो जाता है। देखो मान के चलो ये दोनों कुर्सी है, अब इस कुर्सी पे इलेक्ट्रॉन था तो हम मान लो कि हम बैठे हुए हैं, हम यहाँ से उठ करके चले गए तो मेरा भार भी उठ के चला गया ना। हाँ, और यहाँ पर इस कुर्सी पे बैठ गए तो मेरा भार भी इस पर चला गया ना जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका भार भी यहाँ चला आया, इसका द्रव्यमान भी यहाँ पे चला आया। हालांकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत छोटा है, 9.1 × 10⁻³ kg, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा ही है, लेकिन है तो, यानी कि इसका जो द्रव्यमान है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन पड़ता जरूर है। वही चीज़ लिखा हुआ है, हाँ किसी पिंड का द्रव्यमान आवेशित होने पर बदल जाता है, हालांकि यह बहुत थोड़ा, जो मैंने आपको बताया। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है कर ही लेना, इसको आप लिख ही लेना अपना कॉपी में। सारा क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो सब नोट कर लो। क्या कह रहा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें, इसकी SI इकाई बताएं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखो कोई भी डायपोल है, डायपोल समझते हो? डायपोल का मतलब द्विध्रुव, द्विध्रुव में दो आवेश होता है अलग अलग प्रकृति का, लेकिन उसका जो
वैल्यू होता है वो समान होता है। जैसे कि ये है एक द्विध्रुव, ये प्लस आवेश है, इसमें माइनस आवेश है, ठीक, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों का जो वैल्यू है वो समान होता है, दोनों का वैल्यू समान होता है। और इसका दूरी मान लो क्या है 2L है, क्या है 2L है। तो कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश ले लिए Q और इसके बीच की दूरी कितना है 2L, और इसको P से सूचित करते हैं, P = 2QL। आंसर क्या आएगा? P = 2QL। ये है इसका आंसर, ठीक। चलिए, इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है, देखो कूलम, इसका क्या हुआ चार्ज का कूलम, और L का मतलब क्या लंबाई, तो कूलम मीटर, तो इसका SI इकाई क्या होता है? कूलम मीटर होता है। आप लोगों ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आवेशित चालक के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत क्यों होना चाहिए? पृष्ठ के लंबवत क्यों होना चाहिए ये बता रहा है। देखो, ताकि आवेशित चालक पर जो स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताए। क्या बताए? विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म अभी बताएंगे, उसमें ये उसका जो दिशा निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर हमको दिशा निकालना तो उस पॉइंट पे क्या करते हैं? एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। अभी हम लोग आएंगे यहाँ पर, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण पहले यहाँ मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं अपने लैंग्वेज में बताऊंगा। देखो, यदि कोई निकाय कोई सिस्टम पर परस्पर क्रियाशील आवेशों को रखता है, तब निकाय के किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला कुल बल अन्य सभी बलों के द्वारा दिए गए आवेश पर लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। देखो, यहाँ पे तो बहुत कॉम्प्लेक्स करके बोला है, उल्टा पुल्टा करके, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर कोई चार्ज है Q, ठीक, इस चार्ज पर बहुत सारा आवेश जो है इस पर बल लगा रहा है, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, इस पर फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो इस आवेश पर जो नेट फोर्स होगा, जो परिणामी बल होगा, टोटल फोर्स होगा, वो सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। उसी को क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, ये सब तो आसान है, पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों का उल्लेख करें, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धनात्मक आवेश से दूर तथा ऋणात्मक आवेश की तरफ होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती है और उसकी दिशा जो है धनावेश से ऋणावेश की तरफ चली जाती है, यानी धनावेश से निकल करके किधर जाएगा? ऋणावेश की तरफ। दूसरा है, किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, जो मैं आपको आगे बता रहा था कि कोई भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी पॉइंट पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा क्या बताता है? उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, साथ ही साथ उस पर लगने वाला बल की दिशा को भी बताता है। और भी है, जैसे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अगर काट दी तो कटान बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दो दो दिशाएं जो है शो होगा करेगा, दो दो दिशाएं दिखाएंगे, जो कि संभव ही नहीं, इसलिए जो है वो कटती भी नहीं। वो वाला क्वेश्चन अभी करेंगे आगे। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है क्लोज लूप नहीं बनाती है, बंद लूप नहीं बनाती है, ठीक, बहुत अच्छी बात। और जो है ये आवेशित चालक के सतह के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं। आगे है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? अभी मैंने आपको बताया ना कि यदि दो बल रेखाएं बोलो या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलो, ये दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम, आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो कटान बिंदु है उस पर दो स्पर्शी रेखाएं होंगे, यानी उसकी दो दिशाएं दिखाई देगी। बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। वो संभव ही नहीं है कि एक चार्ज एक टाइम पे दो दो डायरेक्शन में कैसे जा सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके जाना, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखते हैं क्या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। इसका एसआई मात्रक क्या है, यह सदिश राशि है या अदिश, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली, कैसे लंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं उनकी संख्या को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। यदि विद्युत क्षेत्र E तथा पृष्ठ क्षेत्रफल S हो तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ES cos थीटा। क्या हो जाएगा, ES cos थीटा, जहां पर थीटा जो है विद्युत क्षेत्र E इसके लंबवत रखे पृष्ठ के बीच का कोण है। ठीक, थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो cos थीटा 0 हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो है सारा चीज़ फाई भी 0 हो जाएगा। क्या होगा, फाई भी 0 हो जाएगा, यानी कि उस पर फ्लक्स जो है 0 हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा 0 डिग्री है तो फिर cos थीटा 1 हो जाएगा। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू यानी फ्लक्स जो होगा वो ES होगा। क्या होगा, ES। वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है, न्यूटन बट्टा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। अब वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है। इसका ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। गॉस का जो अनुप्रयोग है उससे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। तो ठीक है, आज हम लोग देखिए क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट VVI क्वेश्चन जो कि वर्मा गैस से है। और ये वर्मा गैस आप लोग को पता होगा बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इससे क्वेश्चन पक्का लड़ता है। तो आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। आप अगर नहीं लिए हो तो पीछे जा कर के ले लो और इस सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो और इसको खा जाओ, रटो मत, खा जाओ इसको, ताकि एग्जाम में जा कर के फोड़ पाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।